हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति जेई। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नया टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, उनके कुछ न्यूमेरिकल्स। आज हम करेंगे एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा होता है क्या है। साथ के साथ हम पढ़ेंगे कि लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलो हम ट्राई करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है स्पेक्ट्रम। आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा किसे बोलते हैं। तो पहला हम टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट टॉपिक वन बाय वन सारे टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक आ रहा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है क्या है, पहले देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोलती है, फिर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। द फिनोमिना इन विच a ray of white light spread out into a series of color band, is called dispersion of light. हमें पता है, हम पढ़ के भी आए हैं छोटी क्लासेस में। जब किसी व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करते हैं, करा जाता है तो व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट आउट हो जाती है। क्या हो जाता है, जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में स्प्लिट आउट हो जाती है। जो व्हाइट लाइट है वो स्प्रेड आउट हो जाती है इनटू अ सीरीज ऑफ कलर बैंड। कितने कलर में? 7 कलर। उन कलर का पैटर्न क्या होता है? विवग्योर। और उस कलर बैंड को, ठीक है, व्हाइट लाइट को 7 कलर में डिसोशिएट होना, टूटना, ब्रेक होना, स्प्लिट करना, क्या कहलाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये फिनोमेना कहलाता है क्या? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम क्या है? जो कलर बैंड बना है, दिस कलर बैंड कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जो कलर बैंड बन रहा है वो क्या है? स्पेक्ट्रम। अब वो कैसे बनता है? एक प्रिज्म है, इससे हम व्हाइट लाइट, जिसे हम सनलाइट बोलते हैं, सनलाइट को पास कर रहे हैं। सनलाइट इसको क्या बोला जाता है? व्हाइट लाइट भी। क्या बोला जाता है? व्हाइट लाइट भी। जैसे सनलाइट को इसको पास करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? हमें 7 कलर्स फॉर्म्ड होते हैं। यस और नो? कितने? 7 कलर्स। जिस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? विवग्योर। क्या बनता है वो? विवग्योर। क्या बनता है? विवग्योर। जिसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस कलर बैंड को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। इस कलर बैंड को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस कलर बैंड को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम। तो आज हम इसी स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे कि ये विजिबल स्पेक्ट्रम है क्या, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या किसे बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसे बोला जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये रहा स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। तो उससे पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जिस ब्रांच के अंदर इसे पढ़ा जाता है उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of absorption, and emission spectra.
केमिस्ट्री की वो ब्रांच या बोल सकते हो साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रांच में हम एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा, यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड वन इज एमिशन स्पेक्ट्रा। तो आज हम इससे भी पढ़ेंगे कि क्या होता है एब्जॉर्प्शन और क्या होता है एमिशन स्पेक्ट्रा। उससे पहले एक छोटी मोटी सारी टर्म्स कवर कर लेते हैं क्योंकि बाद में बार बार यूज होगा। एक होता है स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस को सेपरेट करता है। क्या करता है? एन इंस्ट्रूमेंट used to separate the wavelength of used to separate the radiation of different wavelength, the radiation of different wavelengths, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन को क्या करता है? सेपरेट आउट। क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन की वेवलेंथ को क्या करता है? सेपरेट आउट। क्या करता है? सेपरेट। उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ। और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या बोला जाता है? कोई पूछे व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे दो वर्ड आ रहे थे, कौन कौन से? एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा। अब वन बाय वन करते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है। तो इस टॉपिक में हम मैक्सिमम सारे ये स्पेक्ट्रा के मैक्सिमम सारे टॉपिक को कवर करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं पहला आज का टॉपिक। यहाँ पे आ रहा है एमिशन स्पेक्ट्रा। तो न्यू स्लाइड लेते हैं, इसे नोट करो, फिर हम नई स्लाइड पे आते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा बोल रहे हैं, स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? स्टेटमेंट क्या बोलती है, कितना टाइप से और होता है क्या है, अभी हमें वन बाय वन इसको देखते हैं। तो एमिशन स्पेक्ट्रा, व्हेन रेडिएशन एमिटेड and radiation energy emitted from some source like sun, the sunlight is directly passed through, the sunlight is directly passed through a prism and received on a photographic plate, on a photographic plate. Such type of spectra is known as emission spectra. emission spectra, देखो इस कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं, नाम से पता चल रहा है एमिशन स्पेक्ट्रा, जहां से रेडिएशन एमिट हो रही हो, वो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकती है और डिसकॉन्टिन्यूअस भी। तो स्टेटमेंट बोल रही है व्हेन रेडिएशन एनर्जी एमिटेड फ्रॉम सम सोर्स, मान लेते हैं किसी सोर्स से एमिट कर रही है लाइक सन, और उस सनलाइट को अगर हम एक प्रिज्म से पास करें तो एक फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, एक विजिबल स्पेक्ट्रम, जो कि मिलता भी है विवग्योर पैटर्न जो होता है। कौन सा? विवग्योर। इस टाइप के स्पेक्ट्रम को एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। इससे अभी हम एग्जांपल से समझेंगे कि क्या है एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, वन बाय वन क्या बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। जब किसी रेडिएशन को हम एक किसी एनर्जी को किसी प्रिज्म से पास कर रहे हैं, किससे पास कर रहे हैं? प्रिज्म से पास आउट कर रहे हैं, और एक
हम एक स्पेक्ट्रम, एक विजिबल स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड हो रहा है किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे, किसी पर्दे पर, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम, जो एमिट करके मिल रहा हो। अब कैसे बनेगा, क्या है ये एमिशन, तो अब हम एग्जांपल इसको समझते हैं एमिशन को। उससे पहले देख लो कि ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा एंड सेकंड इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। डिसकंटिन्यूअस को हम लाइन स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, और साथ के साथ इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा, और कौन सा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब देखते हैं ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा बनता कैसा है और इस एमिशन स्पेक्ट्रा का रियल मतलब है क्या। स्टेटमेंट तो देख ली, अब आता है कि रियल मतलब कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का मतलब क्या होता है, इसे नोट करें। अब हम समझते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, देखो किसका टाइप है ये, एमिशन स्पेक्ट्रा का। एमिशन कौन होता है, जब किसी रेडिएशन को आप एक प्रिज्म से पास कर रहे हैं तो वो एमिट होकर डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम, डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम फॉर्म कर रहे हैं। कोई विवग्योर का पैटर्न बना रहा होगा तो कहीं पे कोई लाइट या कोई कलर्स क्या होगा, प्रेजेंट ही नहीं होगा, या कहीं पे कलर्स थोड़े थोड़े होते हैं, कहीं पे थोड़े ब्लर होते हैं, कहीं पे लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। ये सब चीजें एमिशन स्पेक्ट्रा में आता है। मींस हमने देखा है, अगर हम एक व्हाइट लाइट को पास करें, एक व्हाइट लाइट को तो पास करते हैं किसी प्रिज्म से, तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है विजिबल विवग्योर का, ठीक है। तो क्या हमने एक लाइट पास करी और हमें इमिट करके कितने सारे कलर मिल गए, 7 कलर, जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम में फॉर्म होते हैं। इसको एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। बट ये 7 कलर का फॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बनता है, कहीं पे कॉन्टिन्यूअस होगा, कहीं पे डिसकंटिन्यूअस होगा, कहीं लाइन का फॉर्मेशन कर रहा होगा। अभी कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस लाइन का फॉर्मेशन ये क्या है, ये हम एमिशन स्पेक्ट्रा में अभी पढ़ने वाले हैं। तो क्या है, तो पहला टॉपिक हमारा ये रहा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अब ये बनता कैसे है, तो ये रहा एक प्रिज्म, व्हेन व्हाइट लाइट कब बनता है, व्हेन व्हाइट लाइट दैट इज सनलाइट, जब एक सनलाइट को किससे पास करेंगे, पास थ्रू अ प्रिज्म, पास थ्रू अ प्रिज्म। व्हाइट लाइट या सनलाइट को पास करेंगे किसी एक प्रिज्म से, आ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा इज फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा इज फॉर्म्ड, एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा बनता है। अगर हम किसी व्हाइट लाइट को, ठीक है, पास करें किससे, एक प्रिज्म से, किसको पास करें, एक व्हाइट लाइट को, जिसको हम सनलाइट भी बोल सकते हैं। साथ के साथ व्हाइट लाइट के सिवा और कोई भी कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा बनाता है, हाँ बनाता है। क्या होता है पहले देख लो कौन कौन बनाते हैं, ये देख लो, कैंडल फ्लेम भी कैंडल की जो फ्लेम होती है उसकी रे को भी अगर हम एक प्रिज्म से पास करें, उसकी रे को भी अगर हम एक प्रिज्म से पास करें तो हमें एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा बनता है। और कार्बन आर्क, कार्बन की जो रोड को भी बर्न करा जाता है, हीट करा जाता है, कार्बन आर्क, ठीक है, उसकी फ्लेम को भी अगर हम प्रिज्म से पास करें तो हमें एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा बनता है। यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा बनेगा वो एक कॉन्टिन्यूअस विवग्योर का पैटर्न। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस बार-बार आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे देखो एक इस कलर का पैटर्न देखते हैं। यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा का मतलब क्या होता है, जो सामने जो एक इमेज बनी है ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा की इमेज है। जब हमने व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करा तो हमें क्या मिला, एक विवग्योर का पैटर्न, जी वाई ऑरेंज ये रहा रेड, विवग्योर, यस और नो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन,
येलो येलो पोर्शन है, ये थोड़ा ऑरेंज और ये रेड, ये विवग्योर का पैटर्न बनता है। इस कलर बैंड को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। और ये विजिबल स्पेक्ट्रम है जो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। यस और नो? तो अब कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है? अब यहीं पर आना वापस। जैसे ही हमने व्हाइट लाइट को, सनलाइट को या कैंडल फ्लेम की को जब हीट करा, कैंडल की फ्लेम है उसकी रे को जब पास करा, या फिर कार्बन आर्क को जब हीट करा, उसकी एक रेज को हमने प्रिज्म से पास करा, तो हमें विवग्योर का पैटर्न बना। क्या बना? एक विवग्योर स्पेक्ट्रम बना, विवग्योर का स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम में क्या फर्क है? इस स्पेक्ट्रम में देखो इसे कॉन्टिन्यूस क्यों बोलते हैं? कि यहाँ पे कोई भी लाइन सेपरेशन नहीं दिख रहा आपको, कलर एक दूसरे में मर्ज है। देखो वॉयलेट इंडिगो के अंदर मर्ज है, और यहाँ इंडिगो ब्लू के अंदर, ब्लू ग्रीन के अंदर, ग्रीन येलो, येलो ऑरेंज के साथ, और ऑरेंज रेड के साथ, सब एक दूसरे के अंदर मर्ज है। कोई ऐसे सेपरेट लाइन नहीं दिख रही, नो लाइन ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे क्या होता है? नो लाइन ऑफ सेपरेशन। क्या बोल सकते हो? और करके लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और इसको नीचे कर लेते पहले। या लिखे तो और करके, नो सेपरेट बाउंड्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो सेपरेट बाउंड्रीज फॉर्म्ड, सेपरेट बाउंड्रीज फॉर्म्ड। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, जब सनलाइट को प्रिज्म से पास करा जाता है, कैंडल की फ्लेम को प्रिज्म से पास करा जाता है, या कार्बन आर्क को प्रिज्म से पास करा जाता है, तो एक विवग्योर का स्पेक्ट्रम बनता है। इस विवग्योर के स्पेक्ट्रम में देखो क्या अलग है, कि यहाँ पे जो ये पैटर्न बन रहा है उसमें कोई लाइन ऑफ सेपरेशन नहीं है, मींस नो सेपरेट बाउंड्रीज आर फॉर्म्ड, नो सेपरेट बाउंड्रीज आर फॉर्म्ड। सेपरेट बाउंड्री का मतलब है कलर एक दूसरे के अंदर मिक्स है, इंटरमिक्स है, मर्ज है जिसे बोलते हैं। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस टाइप के स्पेक्ट्रम को जो कॉन्टिन्यू चलता जा रहा है, ये नहीं कि कोई बीच में ब्लू के बाद कोई एक सेपरेट लाइन नहीं आ रही, कॉन्टिन्यूअस सब एक दूसरे में मर्ज है, इस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और ये किसका टाइप है? ये किसका टाइप है? ये किसका है? एमिशन स्पेक्ट्रा का पहला कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लिखा भी है व्हेन व्हाइट लाइट दैट इज सनलाइट पास थ्रू अ प्रिज्म अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा इज फॉर्म्ड। कोई आपसे पूछे कि ये व्हाइट लाइट के सिवा कोई और लाइट इससे प्रोड्यूस करेगी? हाँ, कैंडल फ्लेम कार्बन आर्क को जब हीट करा जाता है तो ये भी कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम फॉर्म करेगी। यहाँ पे जो कलर मिलेंगे वो एक दूसरे में मर्ज करते हुए मिलेंगे विवग्योर का पैटर्न से, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, कोई सेपरेट बाउंड्रीज नहीं है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कोई भी सेपरेट बाउंड्रीज नहीं होती। कौन फॉर्म करता है? कैंडल की फ्लेम, साथ के साथ कार्बन आर्क एंड सनलाइट। अब वापिस इसकी स्टेटमेंट पे आते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे पहले लग रहा हो कि हम रट्टा मार रहे हैं इस स्टेटमेंट को, अब देख लो, लिखा है व्हेन रेडिएशन एनर्जी एमिटेड फ्रॉम सम सोर्स, किसी रेडिएशन, कोई रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रही है किसी सोर्स से, लाइक सन, द सनलाइट इज डायरेक्टली पास थ्रू अ प्रिज्म। जब हमने सनलाइट को प्रिज्म से पास करा और एक फोटोग्राफिक प्लेट पे एक स्पेक्ट्रा मिला, इसी को बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। कई टाइप से मिल सकता है, जिसमें अभी पहला हमने पढ़ा है कौन सा? कॉन्टिन्यूअस, जिसमें जब हमने सनलाइट को पास करा तो हमें एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिला, कैंडल फ्लेम को पास करा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिला, कार्बन आर्क की रे को पास करा तो एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिला। यस और नो? तो ये होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। सेकंड वन इज आएगा डिसकंटीन्यूअस। अब डिसकंटीन्यूअस का मतलब क्या है? डिसकंटीन्यूअस का मतलब क्या है? तो यहाँ पे देखते हैं, और कौन फॉर्म करता है? कॉन्टिन्यूअस तो हो गया, अब डिसकंटीन्यूअस तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा कौन बनाते हैं? व्हेन गैसेस और वेपर ऑफ केमिकल सब्सटेंस, वेपर ऑफ केमिकल सब्सटेंस आर हीटेड। जब गैसेस और वेपर ऑफ केमिकल सब्सटेंस को हीट करा जाता है, लाइट इज
प्रोड्यूस, लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। देन द लाइट, रे ऑफ लाइट, कॉमा करके, द रे ऑफ लाइट पास्ड थ्रू प्रिज्म, उस रे ऑफ लाइट को किससे पास करेंगे? थ्रू अ प्रिज्म, a discontinuous spectra is formed, a discontinuous spectra, NUO क्या लिख दिया मैंने, continuous spectra is formed। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी यहाँ पे देखो पहला वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है, जब गैसेस और वेपर ऑफ केमिकल सब्सटेंस को हीट करा जाता है, जब गैसेस और वेपर ऑफ केमिकल सब्सटेंस को हीट करा जाता है तो लाइट प्रोड्यूस होगी। उस लाइट की रे को अगर हम प्रिज्म से पास करें, उस लाइट की रे को हम प्रिज्म से पास करें तो हमें क्या मिलेगा? एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। स्पेक्ट्रम मींस कलर ऑफ बैंड। अब वो स्पेक्ट्रम होगा कैसे? पहले तो ये पता होना चाहिए कि मिल किस तरह है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, कैंडल फ्लेम, कार्बन आर्क, सनलाइट। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, गैसेस और वेपर ऑफ केमिकल सब्सटेंस को बर्न करने पर, ठीक है। दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है कि प्रिज्म से उनकी रे को पास करना है और स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन होगा विजिबल। अगर कंटिन्यू बन रहा है कि विवग्योर में जब मींस वॉयलेट इंडिगो के अंदर मर्ज कलर बैक टू बैक कंटिन्यू चल रहे हैं जैसे रेनबो में होते हैं उस टाइप से, तो वो तो कहलाता है हमारा कंटिन्यूअस। अगर कलर का पैटर्न कंटिन्यू नहीं है, बीच में सेपरेशन आ रहा है, कलर का सेपरेशन, वो होता है डिसकंटिन्यूअस, जिसको डिसकंटिन्यूअस क्या बोला जाता है? डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, जब वेपर ऑफ केमिकल सब्सटेंस और गैसेस को हीट कराया गया और प्रिज्म से पास करा तो यहाँ पे हमें एक स्पेक्ट्रम मिला। कैसा स्पेक्ट्रम? देखो जो कलर का पैटर्न है वो कंटिन्यू दिख रहा है, जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, नहीं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कलर्स लिखे, सारे दिख भी नहीं रहे। तो यहाँ पे एक चार सेपरेशन नहीं, कलर सेपरेशन, यहाँ पे एरो करके कहाँ पे लिखा जाए नीचे, वहां पे नो सेपरेट बाउंड्रीज फॉर्म्ड, यहाँ पे सेपरेट बाउंड्रीज आर फॉर्म्ड। यहाँ पे बाउंड्रीज कैसी है? सेपरेट बाउंड्रीज। देखो एक सेपरेट लाइन दिख रहा है आपको, अगर हम यहाँ पे देखें इसको हाईलाइट करके, तो एक कलर का ये पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल एक कलर का ये रहा पैटर्न, ठीक है। इसी टाइप से एक कलर ये रहा, डिफरेंट कलर से ये रहा। तो इस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं क्या? डिसकंटिन्यूअस। और यहाँ पे एक लाइन के फॉर्म में बन रहा है, दिख रहा होगा, देखो एक लाइन ये रहा है जो ब्लू सा कलर है, इंडिगो टाइप, हल्का हल्का ग्रीनिश टाइप जो भी है, और ये रेड का ये दिख रहा है रेड। तो ये एक लाइन फॉर्म करते हैं, जैसे एक लाइन की तरह कलर का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम होता है लाइन स्पेक्ट्रा। तो देखो हमने लिखा भी था, इसका दूसरा नाम क्या है? लाइन स्पेक्ट्रा। हमने पीछे पढ़ा है, ये रहा। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा को लाइन स्पेक्ट्रा इसीलिए बोला जाता है। अब रियल में क्या है और कहाँ पे यूज होता है अभी हम देखेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा। और लाइन स्पेक्ट्रा के साथ साथ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब इसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो पहले यहाँ पे आते भी लाइन और एटॉमिक क्यों बोला जाता है। पहले आता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा दोबारा। तो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होता है? जब गैसेस और वेपर ऑफ केमिकल सब्सटेंस को हीट करके उसकी रे को प्रिज्म से पास करा जाए तो हमें वह कलर का एक स्पेक्ट्रम मिलता है। उस कलर के स्पेक्ट्रम में क्या लाइंस का फॉर्मेशन होता है। कैसा? एक कलर की लाइंस का फॉर्मेशन दिख रही है, यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करी है। यहाँ पे सेपरेट बाउंड्रीज होती है, उसमें सेपरेट बाउंड्रीज नहीं होती। ये दोनों में डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये किससे फॉर्म्ड होता है? सनलाइट, कार्बन आर्क एंड कैंडल फ्लेम। और ये किससे हो रहा है? किसी भी केमिकल सब्सटेंस को बर्न कर रहे हैं या किसी भी गैसेस को हीट करा जा रहा है, ये उस टाइम पे प्रोड्यूस होता है। ये दोनों में मेन डिफरेंस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइंस का फॉर्मेशन करते हैं इसलिए इन्हें लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। अब ये लाइन स्पेक्ट्रा इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी से क्यों बोला जाता है? तो कभी भी कोई भी एलिमेंट जब डिस्कवर करा जाता है, होता था पहले भी और अभी भी,
उस पर एक फ्लेम टेस्ट होता है कि मतलब किसी भी एलिमेंट्स को आप हीट करो, हीट करने के बाद उसकी जो फ्लेम है उसकी रे को एक प्रिज्म से पास करा जाएगा। सपोज करो किसी भी एलिमेंट को क्या करा, हीट करा, उसकी जो रे है फ्लेम की उसको एक प्रिज्म से पास कराया गया। तो क्या ऑब्जर्व करा गया कि जितने भी एलिमेंट्स है सबका जो कलर का ये लाइन का स्पेक्ट्रम है ये डिफरेंट डिफरेंट आ रहा था। क्या आ रहा था, सभी एलिमेंट्स का जो कलर का पैटर्न है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा था एक दूसरे से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी एलिमेंट्स को जब फ्लेम टेस्ट करा, मींस उसे हीट करा, उसकी रे को एक प्रिज्म से पास करा, तो सभी एलिमेंट्स में जो कलर का पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट आ रहा था। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट एक दूसरे से मैच कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल सपोज करो कोई भी एक एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ है, कोई भी एक एलिमेंट एक्स, उसको आपने हीट करा, फ्लेम टेस्ट, उसकी रे को एक प्रिज्म से पास करा, प्रिज्म से पास करके आप चेक करोगे कि हमारे पास जो पहले के कलर पैटर्न है एलिमेंट्स के, क्या ये उससे मैच कर रहे हैं। हाँ, उसे अगर मैच कर रहा है तो हम बता देंगे कि ये एलिमेंट इसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो मतलब इस एलिमेंट्स के अंदर एक नई प्रॉपर्टीज है, तो ये एक एलिमेंट न्यू डिस्कवर्ड हुआ है। इस कॉन्सेप्ट से भी देखो, जो सनलाइट होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स हैं, सन भी एक स्टार है, सनलाइट को हमने प्रिज्म से पास करा और एक पैटर्न बना कलर का, ठीक है। सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट स्टार से जो एनर्जी रेडिएशन आ रही है, जब उसको पास करा गया प्रिज्म से और तब उनका स्पेक्ट्रम चेक करा गया, तो उस स्पेक्ट्रम से हम बता सकते हैं कि कौन से स्टार में कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, कौन से स्टार में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है। सारी प्रॉपर्टीज को हम केमिकली एनालिसिस कर सकते हैं इजिली। याद रखना, किसी भी स्टार पे गए बिना साइंटिस्ट बता देते ना कि ये स्टार में इतना परसेंट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जो भी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की कंपोजिशन है, वो सब बता देते हैं। कैसे? उसके स्पेक्ट्रम से। उसकी रे को किससे पास करा, प्रिज्म से, और एक कलर का बैंड बना ऐसा, उस कलर बैंड को चेक कर लेते हैं कि हमारे किसी एलिमेंट से मैच कर रहा है और किसमें कितना परसेंट कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है। इसीलिए ये एमिशन और लाइन स्पेक्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लाइन स्पेक्ट्रा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में 2-4 पॉइंट लिखते हैं हम। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन तो अभी बाद में आएगा। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा, एक नोट करके लिख लो सब। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा, तो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा, जिसको हम डिस्कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में एक पॉइंट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द unknown atoms, ये अननोन एटम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है काफी, बहुत ज्यादा। किसी भी एक अननोन एटम्स या अननोन एलिमेंट आपको डिस्कवर हुआ है, उसकी फ्लेम को आप प्रिज्म से पास करो, प्रिज्म से पास करने के बाद हमें एक स्पेक्ट्रम का कलर बनेगा। उस कलर को अपने पीरियोडिक जो स्पेक्ट्रम पीरियोडिक टेबल है उससे कलर को चेक कर लो, हम बता देंगे कि इसके अंदर किस किस की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। सेम वे जैसे कि हम फिंगरप्रिंट का यूज करते हैं किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए, सेम वे fingerprints are used to identify persons, peoples या persons। जैसे फिंगरप्रिंट का यूज करके हम किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेम तरीके में लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा से भी हम एलिमेंट्स और एटम्स, अननोन एलिमेंट्स को या अननोन एटम्स का केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपने देखा होगा आज के टाइम पे जैसे बारकोड होते हैं, हर प्रोडक्ट के पीछे बारकोड होता है, इसे स्कैन करो पता चल जाएगा कि मैन्युफैक्चर कहाँ से हुआ है, किस यूनिट ने इसे प्रिपेयर करा है और ये कब इसका एक्सपायरी डेट है और मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है। तो वो जो कोड है बारकोड, और जिसे बोल सकते हो आप क्यूआर कोड, वो बोल सकते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि वो कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के ही इसी टॉपिक से आया है। जैसे कि लाइन स्पेक्ट्रा बना था कलर्स का, सेम ऐसे हमारा क्या होता है बारकोड, उसको हम स्कैन करते हैं और बता देते कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है या कहाँ से इसे डिस्पैच करा गया और किसके पास कितनों के हाथों में वो पहुंचा है प्रोडक्ट।
तो बार कोड और क्यूआर कोड जैसे स्कैन करते हैं हम बता देते थे कि जो वो कंपोनेंट है या कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी आपका सामान है ऑब्जेक्ट, तो वो किस कंपनी ने कब मैन्युफैक्चर करा है, कब तैयार हुआ, कब सप्लाई हुआ था, एवरीथिंग उसकी सारी नॉलेज पता चल जाती है। सेम एज इट इज एक अननोन आइटम को आप हीट करो, उसकी फ्लेम को किससे, प्रिज्म से पास करो, प्रिज्म से पास करने पे कलर की एक लाइन स्पेक्ट्रा बनेगा, उससे हम चेक कर लेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है। इसलिए डिफरेंट गैलेक्सीज, डिफरेंट स्टार से आने वाली लाइट से का जो स्टडी करनी होती है वो हम इसी स्पेक्ट्रम, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम से ही करते हैं, जिसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक। एटॉमिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि एटम की स्टडी के लिए भी, ये कौन सा एटम है, हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एंड सो ऑन, जो लाइन के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इन्हें लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। तीसरा वर्ड की डिसकंटिन्यूअस क्यों बोला जाता है? कि कॉन्टिन्यू, ये एक दूसरे में कॉन्टिन्यू नहीं होते, जैसे ये एक दूसरे के अंदर मर्ज है, इसमें ऐसा नहीं होता, इसलिए इसे हम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बोला जाता है। तो ये तो था हमारा स्पेक्ट्रम का आज पहला टॉपिक, पहले से सब नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो अब हमारा आता है, पहला तो हो गया कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस मींस पहला हो गया हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा। बट अभी हमें क्या पढ़ना है? हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रोस्कोपिक साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हमें एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ते हैं। तो एमिशन तो हमने देख लिया क्या होता है, अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है। वो बिल्कुल ही इजी सा है, नॉर्मल सा टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले एक छोटा सा नोट और देख लो यहाँ पे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, स्कोपिक मेथड। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो भी हमने ये पढ़ ही रहते हैं कि एलिमेंट्स की कैसी केमिकली एनालिसिस करते हैं, तो उसी के बारे में लिख रहे हैं। उस मेथड को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। दिस मेथड used to discovery discoveries the number of elements like helium in sun and rubidium, cesium, indium, gallium, thallium and scandium in their minerals, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से यही पता चला जो हीलियम है, सॉरी जो सन है वो हीलियम से मिलके बना है, और रूबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम एंड स्कैंडियम वो सब उसमें क्या है, एक मिनरल्स के फॉर्म में। क्या है? मिनरल्स के फॉर्म में। तो ये था हमारा क्या, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा एंड डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, जो कि हमने एमिशन के दोनों टाइप पढ़ लिए। एमिशन स्पेक्ट्रा होता है क्या है, अब पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसे नोट डाउन करो। अब हम आते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पर। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इस फिगर को नीचे कर लेते हैं और समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा सेकंड टाइप, नॉर्मल सा टॉपिक है। डेफिनेशन क्या बोलती है? व्हेन emitted radiation pass through a particular solution, then one or more radiation absorbed by such solution, such type of spectra
called absorption spectrum. Such type of spectra called absorption spectra. Absorption spectra. तो बोल क्या रहे स्टेटमेंट देखो, ये मेरे पास एक प्रिज्म है, यहाँ पर दिख रहा होगा ये छोटा सा, ठीक है। एक सनलाइट थी, इसको मैं पास कर रहा हूँ, या कोई भी एक रेडिएशन को पास करा जा रहा है, लिखा भी व्हेन एमिटेड रेडिएशन पास थ्रू अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। किससे पास कर रहे हैं? एक सॉल्यूशन से। मान लेते हैं एक सॉल्यूशन है NaCl का। कौन सा सॉल्यूशन? NaCl। इस लाइट को, सनलाइट जो कि व्हाइट लाइट होती है, एक प्रिज्म से पास करा जाता है सनलाइट और व्हाइट लाइट को, तो हमें एक विवग्योर पैटर्न मिलता है कॉन्टिन्यूअस, ये हमें पता है। बट अब मैंने रख दिया बीच में एक सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे ये लाइट इस सॉल्यूशन से पास हुई, ये जा रही है और सीधा गया प्रिज्म से, और प्रिज्म से पास होके यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया? कलर का स्पेक्ट्रम। क्या बनाया? एक कलर का स्पेक्ट्रम। क्या इस कलर का स्पेक्ट्रम सेम विवग्योर बनेगा जैसे कॉन्टिन्यूअस बनेगा विवग्योर? यस और नो? विवग्योर बनेगा तो विवग्योर, बट जो ये सॉल्यूशन है ये कुछ वेवलेंथ, कुछ रेडिएशन को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। देखो लिखा भी हुआ यहाँ पर, और हम फिगर के थ्रू भी समझेंगे। लिखा है व्हेन एमिटेड रेडिएशन आर पास थ्रू अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। किससे पास करा है? पर्टिकुलर किसी सॉल्यूशन से पास करा है। देन वन और मोर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय सच सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन है, हर सॉल्यूशन की अपनी एक टेंडेंसी होती है कि डिफरेंट वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करना। तो मैंने NaCl रखा, उसने कुछ फ्रीक्वेंसीज और कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे ही एब्जॉर्ब करा, स्पेक्ट्रा तो बना, स्पेक्ट्रम जैसे बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोल रहा है, स्पेक्ट्रा तो बना, विवग्योर का बना, बट वो कॉन्टिन्यू नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि सॉल्यूशन ने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, जो कि यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है। जैसे एक सॉल्यूशन से पास करा, सपोज करो कोई सॉल्यूशन एक्स है, उससे हमने एक सनलाइट को पास करा, सॉल्यूशन नहीं होता तो विवग्योर एक कॉन्टिन्यूअस बनता, जो अभी हम देख के आ रहे हैं, पूरा पैटर्न एक दूसरे के अंदर मर्ज। बट इस सॉल्यूशन ने कुछ वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी और कुछ वेवलेंथ को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, जो कि यहाँ ब्लैक से रिप्रेजेंट कराया गया है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लिया गया है, यहाँ पे भी एब्जॉर्ब कर लिया गया है, यहाँ पे भी एब्जॉर्ब कर लिया गया, बाकी सारा लगभग सेम है, थोड़ा सा रेड को भी एब्जॉर्ब कर लिया। जब कोई सॉल्यूशन किसी रेडिएशन या किसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जो कि सामने फिगर में भी दिख रहा है बिल्कुल। तो हर सॉल्यूशन की अपनी अपनी एक टेंडेंसी होती है। NaCl की जगह कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, डिफरेंट लो, तो वो अलग अलग क्या फ्रीक्वेंसीज को क्या करेंगे? वेवलेंथ को क्या करेंगे? रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे। इस स्पेक्ट्रा को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या बोला जाता है? एब्जॉर्प्शन। तो ये था हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। नाम में ही पता चल रहा है कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है कोई सॉल्यूशन, ठीक है। डेफिनेशन भी बोल रही है, ये रहा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यहाँ पे इस लाइट को एब्जॉर्ब करा है, थोड़ा सा यहाँ पे कर लिया, ये थोड़ा ग्रीनिश वाला, और ये रेड वाला लास्ट में। तो ये क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो ये तो हो गया हमारा स्पेक्ट्रा होता है क्या, और एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है क्या। अब हमारा टॉपिक आता है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो इसे नोट करो। अब हम आते हैं लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, न्यूमेरिकल पोर्शन आने वाला है, नोट हो गया हो तो अब हम आते हैं आगे लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या होता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि न्यूमेरिकल पोर्शन है। व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज pass through gaseous hydrogen, as to gas is dissociate, yes to molecule is dissociate dissociates and energetically excited, and energetically
excited, energetically excited and produced radiation of discrete frequencies। जब हाइड्रोजन गैस को एक डिस्चार्ज ट्यूब में भरा गया उसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हम पढ़ के भी आए थे चैप्टर में, उसमें उसे भरा गया या एनर्जेटिकली एक्साइटेड करा गया, मींस हाइड्रोजन गैस को हमने एनर्जी दी। और हमें पता है, हम बोर मॉडल में भी पढ़ेंगे और हमें पता भी है, नहीं भी पता तो देख लो, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, अपने आउटर ऑर्बिट से जंप करके अगले ऑर्बिट में जंप कर जाता है, अगला कोई भी, जैसे सेकंड से जंप कर गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, nth ऑर्बिट में जंप कर जाता है। यस और नो? सपोज करो यहाँ पे कोई एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो गया, ठीक है, जा रहा है। हमें जाने की बात नहीं करना, हमें किसकी बात करनी है, सिर्फ आने वाली की बात करनी है, जो आ रहा है या जो आ रही है सिर्फ उसी की बात करी जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन जब आता है, जो इसे एनर्जी लेकर गया था, ये किसको लेके गया था, एनर्जी को, अब वो आएगा तो इस एनर्जी को क्या करेगा, एमिट, क्या करेगा, एनर्जी को एमिट। और ये जो एनर्जी है डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम है, जैसे डिफरेंट विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, डिफरेंट स्पेक्ट्रम, डिफरेंट रीजन में अपनी क्या करेगा, लाइट को एमिट करेगा। तो उसी के बारे में हमें यहाँ पे अभी पढ़ना है। जब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को एक्साइटेड करा गया एनर्जेटिकली, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, इसे एक्साइटेड करा गया एनर्जेटिकली, उन्होंने एनर्जी ली और एक्साइटेड होके यहाँ पे चले गए कुछ टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि इनके पास एनर्जी आ गई, अब ये किसी का सुनेगा ही नहीं, ठीक है। बट ये एनर्जी कुछ टाइम के लिए होती है, आपको पता है, कोई भी जो एक्साइटमेंट है शॉर्ट टाइम के लिए। अब ये धीरे धीरे डी एक्साइट होगा, क्या होगा, डी एक्साइट। अब जो ये एनर्जी लेके गया था, जब ये डी एक्साइट हो रहा था, तो सही से समझना, जब ये डी एक्साइटेड हो रहा था तो एनर्जी को क्या कर रहा होगा, धीरे धीरे एमिट कर रहा होगा, और धीरे धीरे करके डी एक्साइटेड। तब ये डी एक्साइटेड हो रहे थे हाइड्रोजन के क्या मॉलिक्यूल, डी एक्साइटेड हो रहे थे, एक्साइटेड होने के बाद डी एक्साइटेड हो रहे थे, तो डिफरेंट रीजन में रेडिएशन को एमिट कर रहे थे। उसी को हमें यहाँ पे पढ़ना है कि वो डिफरेंट रीजन कौन से, और अलग अलग साइंटिस्टों ने उन स्पेक्ट्रम के बारे में, उन रीजन के बारे में एक्सप्लेन करा, उनके नाम दिए गए, कौन कौन से अभी हम देखते हैं। तो लिखा भी है, व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास थ्रू गैसेस हाइड्रोजन as two molecules dissociate and energetically excited and produce radiation of discrete frequencies। तो अलग अलग रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को एमिट कर रहे थे, और वो फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी है अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या ऑब्जर्व करा गया डिफरेंट साइंटिस्टों ने, अब वो रीजन कौन कौन से थे, तो उनके नाम क्या क्या हमें यहाँ पे पढ़ने वाला है। पहले का नाम था लाइमन, फर्स्ट, दूसरे का बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट नाम है BRACKET, पीफंड, हम्फ्रे। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने जब हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करा, तो सबने अलग अलग के बारे में बताया, सारे मैक्सिमम साइंटिस्टों के नाम है लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्रे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा था कि ऐसे डी एक्साइट हो रहा था, नीचे अलग कलर से दिखाते थे, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा था, ऐसे इस टाइप से डी एक्साइटेड हो रहा था कि वो 6 से ग्राउंड स्टेट पे आ सकता है, 4 से ग्राउंड स्टेट पे आ सकता है, ब्रैकेट से ग्राउंड स्टेट मींस लाइमन पे, पाश्चन से आ सकता है, और बाल्मर पे। तो याद रखना, हम सिर्फ आने की बात करेंगे, हमें सिर्फ आने की ही बात करनी चाहिए, जाने वाला चला गया, ठीक है, जाने वाला तो वो चला गया। हाँ, अब वो डी एक्साइटेड होके जब आ रहा था, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट कर रहे थे, और वो किस किस रीजन में, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्रे। एंड 1 2 3 4 5 6 लेवल का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे स्पेक्ट्रम का N1 N2 N3 4 5 6। पता होना चाहिए 6 पे कौन है, हम्फ्रे, 5th पीफंड, ब्रैकेट, पाश्चन, बाल्मर, लाइमन। कौन किस रीजन में लाइक करता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ये पहला आ रहा है अल्ट्रावायलेट, पहला यूवी रेज, ये किस रीजन में, अल्ट्रावायलेट। सेकंड विजिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विजिबल। इनमें से सिर्फ हमें कौन सा दिखा, बाल्मर वाला, क्योंकि हम कौन सा देख सकते हैं, जो विजिबल होता है, यूवी को हम नहीं देख सकते, सिर्फ हमें कौन सा दिखा, बाल्मर, याद रखना बाल्मर।
इसके बाद ये तीनों इंफ्रारेड, ये तीनों किस में लाई कर रहे थे, इंफ्रारेड, और ये फार फ्रॉम इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से थोड़ा सा आगे इंफ्रारेड। तो ये इनके रीजंस, ये इनके रीजंस याद रखना। तब वो डी एक्साइट हुए, डी एक्साइट होके जो अगर ग्राउंड स्टेट पे आया उसका नाम था लाइमन, सेकंड पे आया बाल्मर जो विजिबल रीजन था, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन एंड हम्फ्रे। अब ये रेडिएशन को तो एमिट कर रहे थे, अब उन रेडिएशन की क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या वेवलेंथ है, क्या वेव नंबर होगा, क्या एनर्जी होगी, कौन कितनी एनर्जी को एमिट कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे है कुछ फॉर्मुलेज। तो इसके लिए जो पहला फॉर्मूला आ रहा है वो मैं साइड में लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट है स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए। इसमें न्यूमेरिकल भर भर के आते हैं एंट्रेंसों में, सब में, सभी पेपरों में अभी करेंगे। अब ये वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेज है, अब हम वहाँ पढ़ने वाले हैं। तो जो कि पहला फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे वेव नंबर और एनर्जी को निकालने के लिए, वेव नंबर इज इक्वल टू आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये होता है हमारा वेव नंबर। आर यहाँ पे क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। n1 क्या है, इनिशियल। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि मैक्सिमम बच्चे ये n1 और n2 में कंफ्यूज रहते हैं फाइनल, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। मान लो सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके हम फिर सीरीज में गए, तो याद रखना मैंने सिर्फ बोला था कि सिर्फ हम बात किसकी करेंगे, आने वाले की, जाने वाले को सोचना ही नहीं है। कहाँ पे गए वो हमफ्रे, ठीक है। अब आ कहाँ से रहे, हमफ्रे सीरीज, मतलब 6 है, 1 2 3 4 5 6, कहाँ से आ रहा है 6, तो n1 की वैल्यू कितनी होगी 6, और जहां पर वो आ रहा है उतनी n2 की वैल्यू हो जाएगी। सपोज एक इलेक्ट्रॉन पार्शन में एनर्जी मिली, एक्साइटेड होके पार्शन में गया, अब वो पार्शन से वापस ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है 1 2 3, पार्शन मींस 3 से, तो n1 की वैल्यू 3। अगर वो हमफ्रे में जाता तो n1 की वैल्यू 1, क्योंकि वो हम आने की बात करेंगे, जाने की नहीं। आ कहाँ से रहा है, हमफ्री सीरीज से, जिससे आ रहा है वो 1 होगा, जिसमें आ रहा है वो n2, ठीक है। इसलिए n1 क्या है, इनिशियल, इनिशियल मतलब जहां से आ रहा है, और n2 फाइनल, वो जहां पर पहुंच रहा है एनर्जी को अपनी रेडिएशन को एमिट करके, ठीक है। ये फॉर्मूला रेडबर्ग कांस्टेंट का, सॉरी वेव नंबर निकालने के लिए, उसके लिए वेव नंबर निकल गया तो वेव नंबर रेसिप्रोकल होता है किसका, वेवलेंथ, जो हम पढ़ के आए वो हम वहां से फाइंड आउट कर लेंगे। सेम फॉर्मूला ये तो हाइड्रोजन के लिए था, और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूले में सिर्फ इतना फर्क आ जाएगा, देखो r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू में z स्क्वायर। अब यहाँ पे z है क्या, z है क्या, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स का मतलब होता है लाइक हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, etc। हाइड्रोजन की तरह प्रॉपर्टी शो करने वाले हैं, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस एंड सो ऑन। इस टाइप के पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। उनके लिए फॉर्मूला सेम है, बस और बस क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है z स्क्वायर, और z यहाँ पे है क्या, एटॉमिक नंबर। तो ये हाइड्रोजन के लिए और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए सिर्फ क्या आ जाएगा, z स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा, z स्क्वायर। यहाँ पे एक नोट और देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिमिटिंग लाइन। कोई पूछे व्हाट इज लिमिटिंग लाइन, इफ n2 इज इक्वल टू इंफिनिटी, अगर n2 की वैल्यू इंफिनिटी है, n2 की वैल्यू इंफिनिटी है, तो n2 को इस टाइम पे क्या बोलेंगे हम, लिमिटिंग लाइन। क्या बोलेंगे, लिमिटिंग लाइन। क्या बोला जाएगा, लिमिटिंग लाइन। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिमिटिंग लाइन। नेक्स्ट अब करते हैं हम ये क्या, ये तो हमने करा वेव नंबर के लिए। अब सेम अगर हमें एनर्जी निकालनी हो, जो वो एनर्जी को क्या करना था, एमिट, वो एनर्जी कितनी होगी वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सेम फॉर्मूला, डायरेक्ट वेव नंबर ना निकाल के अगर हमें एनर्जी निकाले तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला हो जाएगा, बस फर्क क्या आ जाएगा, आर फॉर्मूला क्या था, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये हाइड्रोजन के लिए, और देखो फिर बोलोगे इसमें फर्क क्या है, दोनों सेम फॉर्मूला, अब एनर्जी क्यों लिख दिया, हाँ
अगर आप डायरेक्ट एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हो तो आर की वैल्यू भी एनर्जी वाली ही लोगे, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, जो कि होती है 2.18 into 10 की पावर माइनस 18 जूल। क्यों? क्योंकि अगर एनर्जी निकल गई E इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू हम वहां से फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो इसके न्यूमेरिकल्स में भी दिखाएंगे और करके भी देखेंगे कैसे। और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स क्या होता है अभी भी बताए थे, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस एंड सो ऑन। तो सेम फॉर्मूला होगा, z स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा E इक्वल टू r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर z स्क्वायर। आप देखो एनर्जी डायरेक्ट बोला है तो यहां से निकाल सकते हो, वेव नंबर बोला है तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। दोनों में फर्क क्या है? तब वेव नंबर वाला डालोगे तो कांस्टेंट 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स डालोगे, और डायरेक्ट एनर्जी निकाल रहे हो तो कांस्टेंट की वैल्यू 2.18 10 की पावर माइनस 18 जूल। दोनों में क्या फर्क होता है? इसमें कांस्टेंट थोड़ा बड़ा है तो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ी जाती है। हाँ, वेव नंबर से रेसिप्रोकल करके लैम्बडा से म्यू आ जाएगा। और अगर आप एनर्जी निकालते हो पहले E इक्वल टू एच न्यू, तो यहाँ से न्यू से लैम्बडा, फिर सब कुछ तो निकल ही गया और एनर्जी भी साथ के साथ। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करें या इसका, दोनों एक ही है बट कांस्टेंट डिफरेंट है। यहाँ पे वेव नंबर निकलेगा और यहाँ पर एनर्जी निकलेगी डायरेक्ट। क्या निकलेगी? डायरेक्ट एनर्जी। तो अब यहाँ पे एक स्पेक्ट्रल लाइन के लिए एक फॉर्मूला भी देख लो, स्पेक्ट्रल लाइन के लिए फॉर्मूला भी कर लेते हैं। तो स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस when electrons jump, ये इंपॉर्टेंट है, from electrons jump from n to ground state। अगर इलेक्ट्रॉन n से ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है, ये सिर्फ ग्राउंड स्टेट के लिए, दूसरा फॉर्मूला भी आएगा अभी, n से कहां पर आ रहा है? ग्राउंड स्टेट। तो फॉर्मूला होता है n-1/2। ठीक है, ये ओनली ग्राउंड स्टेट वाला, भी दूसरा भी फॉर्मूला आएगा। इसका क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस when electrons jump, कहां से आ रहा है जंप करके? जंप फ्रॉम फिफ्थ टू ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से ग्राउंड स्टेट पर है, अगर ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है तो आप इस फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हो। तो यहीं पर करते, देखो फॉर्मूला बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए n-1/2। बताओ n कितना है? फिफ्थ से आ रहा है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट पे, तो कितना हो गया? तो कितना हो गया? 5 -1 4/2। कितनी पॉसिबिलिटी हुई? 10। कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी? 10। कितना आंसर कितना है? 10। या इसको ऐसे समझ सकते हो, जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ पे था, दूसरा तरीका देख लो, तो वो फोर्थ पे आ सकता है जंप करके, फिफ्थ से क्या पता थर्ड पे आ जाए, जब वो फिफ्थ से सेकंड पे और फिफ्थ से फर्स्ट पे, या सुनो, या फिर ऐसा हो सकता है जब फिफ्थ से फोर्थ पे आया था तो फोर्थ से वो थर्ड पे भी आ सकता था, फोर्थ से सेकंड पे, या फोर्थ से वन, या जब वो थर्ड पे था थर्ड से सेकंड, थर्ड से वन, या लास्ट जब वो सेकंड पे था तो किस पे आ सकता है? 1। और यहाँ पे भी अगर मैं काउंट करूँ तो 10 स्पेक्ट्रल लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? टोटल पॉसिबिलिटीज 10, चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करो या कॉन्सेप्ट से। तो स्पेक्ट्रल लाइन की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? जब इलेक्ट्रॉन n कहां से आ रहा है? n से ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड, इसको लिख देते सही से, ग्राउंड स्टेट। तो ये होता है स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का फॉर्मूला। अगर ग्राउंड स्टेट पे नहीं आ रहा, मान लो 7 से सेकंड पे आ रहा है,
तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है, वो भी देखते हैं। इससे पहले नोट करो, ये सारे फॉर्मूले नोट डाउन, स्क्रीनशॉट, ये और ये पीछे वाला भी स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम आते हैं अगला एक ट्रिक छोटी सी। नेक्स्ट, सपोज करो ग्राउंड स्टेट पे नहीं आ रहा, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स jump from कहां से 7th to 2nd, ठीक है। कहां से आ रहा है 7 से आ रहा है, मान लो 2nd पे आ रहा है, 7 से 2nd, ग्राउंड स्टेट पे नहीं आ रहा है, इस बार 2nd पे आ रहा है। जो रेडिएशन एमिट करी गई थी जिस लाइमन बाल्मर पे आ रहा है, वो ये रहा, किस पे आ रहा है वो, बाल्मर पे 2nd पे। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। कहां से आ रहा था देखो 7 से किस पे 2nd पे। हाँ, इस फॉर्मूले में बाकी कॉन्सेप्ट से देखो क्या अलग है, वहां पे n1 कौन होता था, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा होता था वो n1 होता था, बट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n1 कौन सा होता है, अपोजिट होता है उसके। यहाँ पे n2 7 है और n1 क्या है 2, n2 क्या है 7 और n1 क्या है 2, ये याद रखना है। इसमें पीछे कॉन्सेप्ट से अपोजिट फॉर्मूला ट्रिक है, वैसे अपोजिट कॉन्सेप्ट लगाना है। n2 का है क्या बोला जाएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बल्कि n1 होता था वो, ठीक है। इस फॉर्मूले में अपोजिट होता है, बस इतना याद रखना है। इस फॉर्मूले में क्या होता है, ये अपोजिट है। पुराने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो ट्रिक थी उसके अकॉर्डिंग n1 का है, जहां से वो आ रहा है, सिर्फ आने की बात होती थी। तो अगर मैं इस वैल्यू को डालू, देखो 7 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ रहा है 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाय 2, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है 15, कितनी पॉसिबिलिटीज है 15। तो यहाँ पे ये याद रखना है, बाकी सब में इलेक्ट्रॉन जब जाता था, ये इलेक्ट्रॉन जब गया एक्साइटेड होके फिर वो आता था वहां से, तो ये होता था हमारा n1 और जहां आ रहा था n2। इस ट्रिक में अपोजिट हो जाता है, जहां से आ रहा है वो n2 है और जहां पर आ रहा है वो n1। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पेक्ट्रल लाइन निकालने की ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, इसे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ग्राउंड स्टेट पे आता है तो पीछे वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। दोनों में फर्क है, इसमें n2 ये है, उसमें n1 क्या होता था जहां से आ रहा है। तो अभी तो ये चलो आज का लेक्चर ये वाला यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया। अभी इसका एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ आयनाइजेशन एनर्जी और इसके न्यूमेरिकल्स, वो हम सेपरेट इससे अगले लेक्चर में कर लेंगे। इसके सारे न्यूमेरिकल कैसे से अप्लाई करेंगे और आयनाइजेशन एनर्जी भी कैसे निकाली जाती है। तो तब तक के लिए आप इसे नोट करें, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, एंड बाय। तो अगले लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल और इसका एक थोड़ा सा टॉपिक बचा है, कौन सा, आयनाइजेशन एनर्जी, क्यों, क्योंकि ये टॉपिक काफी लेंथी चला गया है। इसे नोट करो और ये ट्रिक याद रखना, ये अपोजिट होता है बाकी कॉन्सेप्ट से, ट्रिक है।